हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। हम एसएसटी में अर्थशास्त्र को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने उपभोग फलन को कंप्लीट कर लिया है। एक बार आपको पुनः उपभोग फलन में जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं उनका आपको रिवीजन करना है। यानी कि आपको C बराबर एफ वाई यानी कि आपको उपभोग और आय का जो फलनीय संबंध है वो आपको ज्ञात होना चाहिए। यानी कि आय के ऊपर ही आपका उपभोग निर्भर करता है, ये आपको याद होगा। यानी कि इफ आपके फलनीय संबंध दर्शाता है, यानी कि अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आपका उपभोग भी बढ़ेगा और आपकी आय कम हो रही है तो आपका उपभोग भी कम होगा। इसको आप धनात्मक संबंध भी बोलते हैं। इसी तरह आपको जो आपकी आय है यानी कि जो आपकी खर्च करने जो योग्य आय है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि खर्च करने योग्य आय यानी कि परोजय आय आपकी कुल कितनी होती है, उपभोग और बचत का यानी कि उपभोग और बचत का जो योग होता है वो आपके खर्च करने योग्य आय होती है। इसी तरह आपको उपभोग के बारे में पता होगा, स्वायत्त उपभोग, प्रेरित उपभोग। यानी कि एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, प्रेरित उपभोग क्या होता है, आप जानते हो। स्वायत्त उपभोग ऐसा होता है जिसमें आपको खर्च करना ही होगा, यानी कि आपकी आवश्यकता यानी कि जो आवश्यक जरूरतें जो आवश्यकता होती है, चाहे आपकी इनकम हो या मत हो, वो आपको खर्च करना ही होगा। तो वो होते हैं स्वायत्त उपभोग। और प्रेरित होते हैं आपके आय से संबंधित, यानी कि अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आपके प्रेरित उपभोग भी आपके बढ़ेंगे। इसी तरह आपके औसत उपभोग प्रवृत्ति जो आपके यानी कि आप अगर कुल उपभोग में आप आय का भाग दोगे तो आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसी तरह औसत बचत प्रवृत्ति जिसमें आप कुल उपभोग में यानी कि जो आपकी होती है NKS यानी कि कुल बचत में आप कुल आय का भाग दोगे तो आपको औसत बचत प्रवृत्ति। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि आपको परिवर्तन का दर्शाती है, यानी कि आपके पिछले चर से वर्तमान चर में कितना परिवर्तन हुआ उसका आपका इसमें भाग दिया जाता है। जो आपके जो निशान होता है त्रिभुज का ये वाला, ये आपके सीमांत को प्रदर्शित करता है, जो आपको पहले मैंने वीडियो में बताया था। इसी तरह निरपेक्ष आय परिकल्पना किसने दी थी, किन्स ने दी थी। किन्स का सूत्र भी है किसके बारे में, उपभोग फलन के बारे में। यानी कि आय के साथ साथ आपका उपभोग बढ़ता है और आय की तुलना में आपका उपभोग उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए, यानी कि आय की तुलना में उपभोग कम बढ़ता है। किसका मानना है, किन्स का मानना है। इसके बाद में सापेक्ष आय परिकल्पना जेम्स बेरी के द्वारा दी गई। ये आपको वहां पर एक बार दोबारा आपको देखना है, इनके सूत्र देखना है पिछले वाले वीडियो में, जिससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे यानी कि आपके मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति को मैं कुछ ऐसी धारणा बताऊंगा जिसके माध्यम से आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। अब मुद्रास्फीति को आपको समझने से पहले आपको 10-5 मिनट जो मैं आपको समझाऊं उसको समझना होगा। उसके बाद में आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा का प्रसार, यानी कि मुद्रा का प्रसार मतलब यह है कि मुद्रा का प्रसार का मतलब मुद्रा ही मुद्रा हो जाना। मैं ऐसे नहीं बोला मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन का मतलब है कि मुद्रा कम हो जाना बाजार में, और मुद्रास्फीति का मतलब है मुद्रा का प्रसार हो जाना। जब सभी के पास मुद्रा आएगी यानी कि सबके पास पैसे आएंगे तो क्या होगा, सबके पास पैसे आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, यानी कि अधिक से अधिक उसका उपभोग करेगा मुद्रा का, यानी कि अधिक से अधिक सामान खरीदेगा। तो अधिक से अधिक सामान खरीदेगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए सबके पास मुद्रा आ गई तो कार भी खरीदेगा, स्कूटर भी खरीदेगा, सब कुछ वो मांग बढ़ेगी अचानक। और मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग बढ़ने से उद्योग उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी कि उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि मांग बढ़ने से उनकी पूर्ति करने के लिए उद्योग क्या बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। और उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों को क्या चाहिए, यानी कि उनको श्रम शक्ति चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए वो अधिक लोगों को अपने काम पर रखेंगे, यानी कि अधिक लोगों को काम पर रखेंगे। काम पर रखने से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि मुद्रास्फीति से क्या होगा, नंबर 1 तो क्या होता है, मुद्रा के प्रसार होता है, यानी कि मुद्रा की जो मुद्रा मार्केट में बढ़ती है। दूसरा मांग बढ़ती है। तीसरा उत्पादन बढ़ता है। और चौथा रोजगार बढ़ता है। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। अब रोजगार बढ़ेगा यानी कि लोगों को काम मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पुनः क्या होगा, पुनः मुद्रा का प्रसार होगा, यानी कि उनके पास और ज्यादा मुद्रा आएगी। तो इस तरह से मार्केट में बहुत ज्यादा मुद्रा हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा मुद्रा हो जाएगी तो क्या होगा, फिर लोग मांग करेंगे, तो मांग ज्यादा करेंगे जिससे क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी मार्केट में मान लीजिए कि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से क्या होगा कि वस्तु की कीमत, जैसे मान लीजिए सोना है, और सोने की मांग बढ़ेगी जितनी उतनी ही उसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आज से आप 20 साल पहले सोने की जो कीमत थी आज से वो मान लीजिए 100 रुपये थी, और वर्तमान में जो सोने की कीमत है यानी कि 20 साल पहले तो कितनी थी, 100 रुपये, और वर्तमान में जो सोने की कीमत है वो आप मान लीजिए 50,000 रुपये तोला, यानी कि 50,000 रुपये तोला है वर्तमान में। तो यानी कि इसकी कीमत बढ़ रही, क्योंकि इसकी मांग बढ़ती है। यानी कि जिस भी वस्तु की अगर मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। यानी कि नंबर 1 है कि अगर बाजार में अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए एक वस्तु जैसे मान लीजिए कार है। अब कार है तो कार के
एक कार है, एक कार को लेने वाले 5 लोग हैं, तो कंपनी भी चाहेगी कि उसकी अधिक कीमत बढ़ाई जाए, क्योंकि उसको 5 उपभोक्ता मिल रहे हैं खरीदने वाले, तो उसको तो सब खरीदेंगे, इसलिए तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए 5 कार है और एक ही उपभोक्ता है लेने वाला, तो कंपनी उन कारों की कीमत घटा देगी, क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, मांग करने वाला कोई नहीं है, तो उस कार की कीमत घट जाएगी। तो यानी कि मतलब ये है कि अगर मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि सबके पास मुद्रा होगी तो कीमतें क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ने से क्या होगा, यानी कि नंबर 1 तो समझे कि मुद्रा का प्रसार होने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा लेकिन कीमतें बढ़ जाएगी। यानी कि मुद्रास्फीति एक समय के लिए ठीक है, लेकिन अधिक मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए आप पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का आता है ना, तो अगर मुद्रास्फीति ज्यादा रहेगी तो 5 रुपए का पैकेट आपको 100 रुपए का हो सकता है। जैसे वेनेजुएला में हुआ, वेनेजुएला में एक पानी की बोतल 120 रुपए की हो गई थी, 200 रुपए की हो गई थी, क्योंकि वहां मुद्रा का प्रसार बहुत बढ़ गया। तो इसलिए मुद्रास्फीति अधिक आवश्यक नहीं है। तो मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि मुद्रास्फीति से नंबर 1 तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और दूसरा इसमें रोजगार बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका दूसरा चीज भी समझना आप। इसकी दूसरी चीज है मुद्रास्फीति की, रोजगार बढ़ेगा और कीमतें बढ़ेगी वस्तु की। लेकिन दूसरा यह है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रा का मूल्य का मतलब यह है कि जैसे आप बात कीजिए, जैसे मैंने 5 रुपए का जो पार्ले का बिस्कुट है, 5 रुपए का जो बिस्कुट, मान लीजिए एक बिस्कुट जो पहले मान लीजिए कि 5 रुपए में आता था, कितने रुपए में, 5 रुपए में आता था। लेकिन मुद्रा का प्रसार होने के कारण अब क्या हुआ कि मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने से क्या हुआ कि वस्तु की कीमत बढ़ गई। वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या हुआ कि एक पार्ले जी का बिस्कुट कितने रुपए का हो गया, अब वो 10 रुपए का हो गया। कितने रुपए का, 10 रुपए का। यानी कि मतलब ये है कि पहले जो 5 रुपए का आता था अब कितने का आया, यानी कि 10 रुपए का। यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, 5 से कितना हो गया, 10। लेकिन वस्तु एक ही आ रही है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। यानी कीमत तो जो मुद्रा का मूल्य मतलब जो कीमत तो बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। यानी कि मुद्रा अपन को अधिक मुद्रा चुकानी पड़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यानी कि अधिक मुद्रा चुकाएंगे एक वस्तु के लिए तो उसका बोलेंगे मुद्रा का मूल्य गिरना और वस्तु की कीमत बढ़ना। दूसरा, क्रय शक्ति कम, यानी क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। यानी कि जैसे अपनी जो कुछ भी ज्यादा मुद्रा चुकाएंगे तो क्रय शक्ति भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, मुद्रास्फीति में क्या होगा, कीमतें बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेंगे, लेकिन इसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और कीमतें हाई जाने से इसी क्रय शक्ति व्यक्ति की कम भी हो जाएगी। यानी कि व्यक्ति कम वस्तुओं को फिर खरीद पाएगा क्योंकि अधिक मुद्रा चुकाने के कारण। तो एक चीज समझ गए होंगे आप। तो अब आपको समझना है, अब मैं आपको एक परिभाषा है कि हम मुद्रास्फीति को सामान्य कीमत स्तर में निरंतर और काफी वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि निरंतर और काफी वृद्धि के रूप में, क्योंकि परिभाषा आपकी बार बार पूछी गई है, तो ये परिभाषा किसने दी थी, गार्डनर ने दी थी। गार्डनर की परिभाषा आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ आपको एक चार्ट समझाऊंगा, इस चार्ट को आपको समझना है। मैं इसको मान लेता हूँ y, इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ 0, ठीक है। अब मैं इसको समझना, इसके एक चार्ट के माध्यम से आप बहुत सी धारणाओं को समझेंगे। नंबर 1 है, ये लाइन है, ये वाली लाइन जो मैंने खींच रखी है, इसका मतलब है कि कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है, सामान्य कीमत है ये, यानी कि सामान्य कीमत है, यानी कि ये बाजार की सामान्य कीमत है जो आपके में से रहती है। लेकिन मान लीजिए आपकी मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कीमतों में वृद्धि होती है, तो जब सामान्य कीमत से अधिक वृद्धि हो, यानी कि ऊंचाई पर जाए वस्तु की कीमत, तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। यानी कि कीमतों का बढ़ना, क्या बोलते हैं, कीमतों का बढ़ना कहते हैं मुद्रास्फीति। जब कीमत बहुत ऊपर चल जाती है, जाने के बाद में सरकार सोचते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा हो गई, वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा हो गई, सरकार तो उपाय अपनाती है। कौन से उपाय अपनाती है सरकार के पास? 3 उपाय होते हैं। एक तो होते हैं आपके पास राजकोषीय उपाय, एक होते हैं मौद्रिक उपाय, एक होते हैं अन्य उपाय। राजकोषीय उपाय सरकार अपनाती है, मौद्रिक उपाय आपके रिजर्व बैंक अपनाता है, अन्य उपाय भी और जैसे सरकार चाहेगी उसमें कर लगा दे, सरकार चाहेगी उस पर सब्सिडी दे दे, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक चाहेगा उससे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी कुछ भी कर सकती है, बैंक दर बढ़ा सकती है। तो अनेक उपाय किए जाते हैं सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति का नियंत्रण आए। तो मुद्रास्फीति धीरे धीरे डाउन होती है, यहाँ से वापस उपाय अपनाने के कारण मुद्रास्फीति धीरे धीरे नीचे आती है, तो उसको बोलते हैं विस्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रा विस्फीति, मुद्रा विस्फीति, यानी कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जब उपाय अपनाती है सरकार को, तो उसको बोलते हैं विस्फीति। विस्फीति क्या स्थिति है जिसमें ये होता है कि सामान्य स्तर से तो ऊपर है, यानी कि कीमतें सामान्य जो कीमत है उसके ऊपर तो है ये, लेकिन वो मुद्रास्फीति से नीचे है। यानी कि मुद्रास्फीति को जो अपनाने, यानी कि आप समझ सकते हो, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको बोलते हैं विस्फीति, मुद्रा विस्फीति, जिसमें सामान्य कीमत इस तरह से तो क्या होती है, कीमतें अधिक होती है, लेकिन वो सरकार के उपाय कारण धीरे धीरे वो नीचे आने लगती है। ये दो चीजें आपको याद हो गई। यानी कि मुद्रा विस्फीति क्या होती है, यानी कि मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय क्या है, मुद्रा विस्फीति।
अब दूसरा देखिए, सामान्य कीमत इस तरह, जब सामान्य कीमत इस तरह से कोई मुद्रा का मूल्य यानी वस्तुओं का मूल्य जब नीचे जाने लग जाता है, बिल्कुल नीचे जाने लगता है, जिसमें क्या होता है, मुद्रा अविस्फीति। मुद्रा अविस्फीति क्या है? मुद्रा अविस्फीति बिल्कुल मुद्रा स्फीति का उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें वो क्या होता है कि मुद्रा अविस्फीति में मुद्रा का संकुचन होता है। संकुचन होगा तो क्या होगा, मांग घटेगी। क्या होगी? मांग घटेगी। मांग घटेगी तो क्या होगा, उत्पादन भी क्या होगा, घटेगा। मांग उत्पादन घटेगा तो रोजगार में भी छटनी होगी, रोजगार भी घटेगा। रोजगार घटेगा तो लोगों के पास आय कम होगी, आय कम होगी तो मुद्रा का दोबारा संकुचन होगा, यानी लोगों की मांग घटेगी। इसमें उल्टा है किसका? इसमें कीमत भी गिरेगी, रोजगार भी गिरेगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। ठीक है, और क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मुद्रा अविस्फीति क्या है। मुद्रास्फीति की सामान्य कीमत इस तरह से क्या होगा, यानी कि धीरे धीरे नीचे जाती है, तो ये भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, रोजगार घटेंगे। रोजगार घटने से क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि उनके पास पैसा नहीं रहेगा। तो क्या होगा, क्योंकि मुद्राओं का मूल्य बिल्कुल कम हो जाएगा, वस्तुओं की कीमत बहुत कम हो जाएगी, रोजगार बेरोजगार होंगे। तो इसके लिए सरकार भी उपाय अपनाती है। तो दोबारा यहाँ पर जब मुद्रा अविस्फीति की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है, तो सरकार दोबारा वही उपाय अपनाती है। कौन कौन सी? राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय, अन्य उपाय। इनके माध्यम से दोबारा सरकार उपाय अपनाती है, तो दोबारा मुद्रा अविस्फीति से धीरे धीरे वापस ऊपर जाने लगता है। तो मुद्रा अविस्फीति से दोबारा बाजार ऊपर जाने लगता है, तो उसको बोलते हैं संस्फीति। क्या बोलते हैं? संस्फीति। संस्फीति क्या है? इसमें मुद्रा अविस्फीति को रोकने के लिए जो सरकार के द्वारा जो उपाय अपनाए गए हैं उनको बोलते हैं संस्फीति, जिसमें जो कीमतें होती है सामान्य से नीचे होती है, लेकिन मुद्रा अविस्फीति को रोकने के लिए, यानी कि और नीचे जाने के लिए, और नीचे नहीं जाए इसके लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मुद्रा संस्फीति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 अवधारणा कौन कौन सी है? मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, मुद्रा अविस्फीति और संस्फीति, मुद्रा संस्फीति। ये चीजें आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब आपको एक चीज में आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मैं एक चीज बताऊंगा आपको, सुनना। अब क्या होता है, मुद्रा जो आपकी स्फीति होती है, मुद्रा स्फीति में क्या होता है आपके, इसमें आपके कीमतें भी क्या होती है, यानी कि बढ़ती है, आपके रोजगार भी बढ़ता है। ठीक है, ये चीजें होती है इसमें दोनों चीजें होती है, यानी कीमतें बढ़ेगी, आपकी रोजगार बढ़ेगा, दोनों काम होंगे। इसी तरह आपके मुद्रा जो अविस्फीति होती है, तो मुद्रा अविस्फीति में क्या होता है कि आपके कीमतें भी क्या होती है, घटती है। ठीक है, कीमतें क्या होती है, आपकी घटती है, और रोजगार क्या होता है, आपके रोजगार भी आपके घटता है। लेकिन क्या हुआ, दोनों में से एक स्थिति होती है। लेकिन 1991 में क्या हुआ, 1991 में जब भारत का आर्थिक संकट आया, तो आर्थिक संकट के समय क्या हुआ कि कीमतें तो बढ़ रही थी, क्या हो रही थी, कीमतें तो बढ़ रही थी और रोजगार कम हो रहा था, उल्टा हो रहा था, यानी कि दोनों काम हो रहे थे। कौन कौन से? ये दोनों, यानी कि रोजगार कम हो रहे थे और कीमतें बढ़ रही थी, यानी कि जबकि दोनों में कोई भी अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें होती है। कौन कौन सी? कीमतें बढ़ना और रोजगार बढ़ना, कीमतें गिरना और रोजगार घटना। लेकिन 1991 में भारत में एक स्थिति हुई कि कीमतें बढ़ रही थी लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा था, लेकिन रोजगार कम हो रहा था। दोनों की स्थिति हो रही थी। जब दोनों की स्थिति हो, कि जब कीमतें बढ़े और रोजगार गिरे, या फिर आपकी हो सकता है कि कीमतें गिरे या फिर रोजगार घटे, तो दोनों की स्थिति हो, यानी दोनों इसका मिला जुला रूप हो, तो उसको बोलते हैं निस्पंदन। क्या बोलते हैं उसको? निस्पंदन। यानी कि अगर हम बोले कि भारत के 1991 के जो आर्थिक संकट आया था, तो वो कौन सी स्थिति थी? तो आपके मुद्रा निस्पंदन की स्थिति थी, जिसमें कीमतें तो बढ़ रही थी लेकिन क्या हुआ, इसके रोजगार कम हो गए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा, ताकि मैं आपको पहले एक डेफिनेशन समझा रहा हूं, ताकि फिर आपको बाद में पढ़ाऊं तो आपको सब कुछ आपको एक बार बिल्कुल समझ में आ जाए। अब बात करते हैं धारणीय लक्षित मुद्रास्फीति। धारणीय लक्षित मुद्रास्फीति क्या होती है? यानी कि ऐसी मुद्रास्फीति जिसमें किसी भी देश के लिए एक विकास दर को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक मुद्रास्फीति होती है, उसको बोलते हैं धारणीय लक्षित मुद्रास्फीति। यानी कि इतनी मुद्रास्फीति तो आपके होना ही चाहिए ताकि आपका देश का विकास कर सके, तो उसको बोलते हैं धारणीय लक्षित मुद्रास्फीति। आगे पूछा जाता है बहुत सी बार कि आवश्यक विकास दर बनाए रखने के लिए कौन सी मुद्रास्फीति आवश्यक है, तो उसके लिए धारणीय लक्षित मुद्रास्फीति आवश्यक है। जैसे भारत में एक आवश्यक जो धारणीय लक्षित मुद्रास्फीति तय की गई है, वो कही गई है आपके 4+-2, यानी कि आपके मतलब ये हो सकता है कि 4+-2 मतलब ये है कि आपकी जो आदर्श है वो 4 है। अब 4 से अधिकतम आपके 6 हो सकती है, या 4 से न्यूनतम 2 हो सकती है, यानी 2 से 6 के बीच में आपकी मुद्रास्फीति तय की गई है। यानी कि आपकी भारत की जो आदर्श मुद्रास्फीति मानी गई है विकास के लिए, वो 2 से 4 के बीच में मानी गई। न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 तक मुद्रास्फीति होनी चाहिए। अगर आपके भारत में अगर मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति अगर 6% से ऊपर जाती है, जैसे मुद्रास्फीति 6% से ऊपर जाती है, तो यहाँ पर जाने के बाद में 6% गई, 7% गई, तो यहाँ से आपके उपाय अपनाए जाएंगे ताकि आपको नीचे लाई रखेगी। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी सामान्य कीमत से आपके मान लीजिए यहाँ पर 2% है, तो 2% आ गई, तो फिर 2% से नीचे आ गए अगर सामान्य कीमत से, फिर सरकार चाहेगी उपाय अपनाए, उसको वापस ऊपर बढ़ाए, क्योंकि भारत में मुद्रा अस्फीति हानिकारक है, मुद्रा स्फीति ही आवश्यक है 206 के बीच में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप क्या आता है कि कोर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? कोर मुद्रास्फीति या मूलभूत मुद्रास्फीति, यानी इसका मापन किसके माध्यम से किया जाता है? तो कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतों के अलावा जितने भी आपकी इसमें मदे हैं, जितने भी आपके इसमें सेक्टर है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है कोर मुद्रास्फीति में। जबकि खाद्य और ईंधन की जब कीमतें इसमें शामिल किया जाता है तो उसको बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमत शामिल होती है उसको बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभ में कौन होता है? एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपके कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का है तो उसमें किसको लाभ होगा? जैसे मान लीजिए इसमें ऋणी को लाभ होगा या ऋणदाता को लाभ होगा या स्थिर आय वाले को। ऋण का मतलब जैसे मैंने किसी व्यक्ति से, जैसे आपसे मैंने पैसा लिया, कितना लिया मैंने आपसे 15,000 रुपये, तो मैं हुआ आपका ऋणी और आप वो मुझे पैसे देने वाले ऋणाधार, और दूसरा हुआ स्थिर आय वाले। तो इसमें क्या होगा? मुद्रास्फीति में क्या होगा? जैसे मैंने आपसे 15,000 रुपये ले लिए मोबाइल लेने के लिए, तो मैंने आज आपसे 15,000 रुपये लिए, मैंने कहा कि मैं आपको 2 साल बाद में वापस दे दूंगा, तब मैंने आपको 15,000 रुपये 2 साल बाद में 15,000 रुपये आपको मैंने 2 साल बाद में दिए, तब मैंने आपको 15,000 दिए, तब उस मोबाइल की कीमत जब मैंने लिया था 15,000 दिए, लेकिन 2 साल बाद में उस मोबाइल की कीमत 25,000 हो गई। तो मुझे तो फायदा हुआ, आपको नुकसान हुआ कि आपको वापस 15,000 मिल रहे हैं, और मिलने के बाद में आप उस मोबाइल को नहीं खरीद पाए जिसको मैंने खरीदा था, तो मेरे को तो फायदा हो गया। इसके मुद्रास्फीति, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। वस्तुओं की कीमत बढ़ने से क्या होगा? तो मैंने 2 साल पहले तो मोबाइल 15,000 में ले लिया, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण 2 साल बाद में उस वस्तु की कीमत मोबाइल की कीमत 25,000 हो गई। तो इसको ऋणों को फायदा होगा और आपको क्या हुआ? नुकसान हुआ। ब्याज अलग चीज है। देखो अपन अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो ब्याज की कल्पना नहीं कर रहे, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं। और स्थिर आय वालों को भी नुकसान होगा और ऋणदाता को भी नुकसान होगा, केवल ऋणी को ही नुकसान होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी इनकम है तो आपको कुछ ऋण लेना होगा, यानी कि जैसे होम लोन लीजिए आप या बैंक लोन लीजिए, कुछ लोन आपको लेना चाहिए। यानी कि 100 आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से आपको 40 रुपये और ऋण लेना चाहिए। यानी कि आपके पास 100 रुपये है तो आपके पास कुल मिलाकर 140 रुपये होना चाहिए। ये 40 रुपये आपको लोन और लेना चाहिए ताकि आपका अच्छा सा विकास हो, ये कहा जाता है। इसी तरह अब भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जो भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो माना गया है 2011-12, और राजस्थान में 1999-2000 तक ही अभी तक चल रहा है थोक मूल्य सूचकांक। अब जो मुद्रास्फीति के जो थोक मूल्य सूचकांक जो आंकड़े हैं, आपकी क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रास्फीति के थोक मूल्य के सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। वाणिज्य भारत सरकार का उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय है जिसके द्वारा थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब आपके इसमें भार वर्ग है, जो थोक मूल्य के जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उसमें अलग अलग भार वर्ग है। इसमें से कुल मिलाकर थोक मूल्य सूचकांक में आपके 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। कितने? 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। प्राथमिक जो वर्ग है उसमें आपकी 117 वस्तुएं शामिल है, उसमें से आपकी इसमें भार से 22% का, और ईंधन और ऊर्जा की जो वस्तुएं हैं वो आपकी 16 है, इसमें भार वर्ग आपकी 13% का, और विनिर्मित वस्तुओं की जो आपकी शामिल है 564, और इसमें भार वर्ग है आपके 64%। तो आपको क्वेश्चन आता है कि थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भार किसका है? तो आपके विनिर्मित वस्तुओं का सर्वाधिक भार है आपके इसमें 64%, और न्यूनतम भार है आपके ईंधन व ऊर्जा का 16 वस्तुएं केवल 13% ही। ये क्वेश्चन आपके बारे में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। इसी तरह आपकी मुद्रास्फीति के प्रकार आएंगे, जैसे आपकी तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति कौन कौन सी है? रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, कूदती हुई, सिर पर दौड़ती हुई। इसी तरह नियंत्रण के आधार पर खुली और नियंत्रित, खुली का मतलब जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है, और नियंत्रित जिस पर आपको नियंत्रण होता है। और कारणों के आधार पर 2 प्रकार की होती है, लागत आधारित और ढांचागत आधारित। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए, यानी कि ये मूलभूत अवधारणा थी। आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर देखिए, यानी कि आपको बिल्कुल मैंने बेसिक कर दिया है ताकि आप इनमें कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा विस्फीति क्या है, मुद्रा अस्फीति क्या है, मुद्रा संस्फीति क्या है, इन चीजों को आपको एक बार देख लेना है ताकि आपको इनमें से बिल्कुल दुविधा ना होगी, और इनमें से आपको समझना होगा कि क्या है मुद्रास्फीति। इनके माध्यम से कौन कौन से सरकार, कौन कौन से राजकोष, कौन कौन से जो है आपके मौद्रिक कौन कौन से, इनके बारे में आपको विस्तार से सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।